समझिए कि एकदम लैला मजनू वाला मोहब्बत चल रहा है। लैला मजनू, ठीक है, यहाँ है मजनू, यहाँ है लैला, बीच में मारा एंट्री बैला। तो बैला के आने से लैला और मजनू के मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमेशा दो बॉडी के बीच में एकदम बढ़िया से फोर्स लगता रहेगा, तीसरे के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो समझ क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ प्यार दीवाना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड का ही एक बहुत बढ़िया लेक्चर। फिजिकल वर्ल्ड में तो हालांकि एक लेक्चर और भी बहुत बढ़िया पढ़ा चुके हैं, उसका नाम है साइंस, उसका नाम है फिजिक्स, और खूब बढ़िया से उसका क्लासिफिकेशन के बारे में वर्मा ने तेरे को पढ़ाया है। अभी क्या है, हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिया है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, और उसमें जो टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। अब इस टॉपिक के बारे में बढ़िया समझने का और माथा में बैठा लेने का। फिजिकल वर्ल्ड में जो बैठा हुआ है माथा में कि सर जी हमको फिजिकल वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, आप यूनिट एंड मेजरमेंट से पढ़ाइए, फिजिकल वर्ल्ड में हमको नहीं बुझाता है, बोरियत वाला चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद महा गारंटा है कि इस चैप्टर में तुमको बढ़िया से इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इसके पहले वाला जाकर टॉपिक देखने का रे बाबा, उसको भी पढ़ाया, एकदम माथा में घुसा दिया है, अभी क्या करेगा, माथा में घुसा देगा। तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर जो है ये आपको दिख रही है मेरे भाई, ये 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो इसमें जो 4 को दिया है 1 2 3 4, तो सबसे पहले एक लेक्चर में इसको पढ़ेगा, दूसरा लेक्चर में इसको पढ़ेगा, तीसरे लेक्चर में इसको पढ़ेगा, चौथा लेक्चर में इसको पढ़ेगा। अब हेते हेते बड़का बड़का वीडियो बना के तेरे माथा के ऊपर बोझ नहीं बनाने करे बाबा। तो पहले इसको पढ़ने का, फिर इसको पढ़ने का, फिर इसको पढ़ने का, फिर इसको पढ़ने का। तो आज जो पढ़ रिया है, कौन सा टॉपिक पढ़ रिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा पढ़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है देवता? तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई 2 बॉडीज जो है, विशाल हो, छोटे हो, बड़े हो, ठीक है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में कोई 2 बॉडीज के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है, द अप्लाइड फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा बॉडी है, तो उसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन ग्रेविटेशन, अगर छोटा बॉडी हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। और बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत विशाल बॉडी है, अर्थ हो गया, मून हो गया, ठीक है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। इससे बड़ा ह्यूज बॉडी हो और विशाल बॉडी हो, उसके बीच में फोर्स और ज़्यादा लगेगा। बॉडी का साइज छोटा होता गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता गया वो कम होता गया। अब इसमें ध्यान देना है कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है। पृथ्वी किसी चीज़ को ढकेल नहीं सकती है, चंद्रमा किसी चीज़ को ढकेल नहीं सकता है। अगर ऐसे ऐसे चलते चलते जा रहे हैं चवरा में, आए के बाद कूद गए कैसे, तो माई ऊपर में है ढकेल दी है। पृथ्वी कभी भी किसी चीज़ को ऊपर में है ढकेलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता रहा। तो आप कह सकता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नाम आ गया, तो इसमें एक और छोटा सा नाम समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर अर्थ है, ये अर्थ है और छोटा सा बॉडी है, ये तो समझ गया मेरे भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन, 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन, अर्थ है, और अर्थ जो होता है किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही है। अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जो होता है किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो अर्थ का फोर्स किसी छोटे से बॉडी पे अप्लाई होता है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलता है मेरे भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझने का, पृथ्वी का जो फोर्स लग रहा है, अर्थ के सामने कोई चीज छोटा है, हिमालय के पहाड़ की चोटी पर से, ठीक है, हत्ते बड़ा एगो पत्थर गिरा, ठीक है, तो पत्थर काहे गिरा? पृथ्वी उसे खींच रही है, तो खींच रही है तो ऊपर से धोब देना नीचे गिरा। तो अर्थ के सामने वो पत्थर जो है वो तो बड़ी छोटा हो गया,
समझ रहे हैं? तो समझिए कि लगभग लगभग सारा फोर्स काम कर रहा है अर्थ का ही। कोई भी दुनिया में कोई भी बॉडी हो, अब पहाड़ के चोटी पर से हते बड़ा पहाड़ हते बड़ा पत्थर गिर रहा है, हते बड़ा स्टोन गिर रहा है, लेकिन कहने का मतलब उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन उसकी तुलना में अर्थ का बहुत ज़्यादा है। तो समझिए कि इसकी तुलना में वो नेग्लिजिबल हो गया, वो ना के बराबर हो गया। तो कहा जाएगा कि अर्थ ही उसको खींच रहा है, पृथ्वी उसे खींच रही है। तो वहाँ पर कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स सेंटर। बॉडी जो है, अर्थ जो है, किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिस फोर्स के द्वारा वो अर्थ का फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स कह सकते हैं। और यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सब बात आती है कि सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया। मन में तो चलता है कि सर जी इसके बारे में हम तो बड़ा हिट वाला नाम सुने हैं, न्यूटन साहब, अब उन्हीं का नाम आ जाता है। उसके पहले गैलीलियो ने भी इसके बारे में कुछ जिक्र किया था, लेकिन न्यूटन का नाम जो इतना समझिए मेन हीरो है, फिजिक्स का मेन हीरो न्यूटन साहब है, उन्हीं का नाम आता है। उनका चेहरा दिखा दे हम, डाकचिकी। ये देखिए, ये सेव का खिस्सा देख लो, सेव का हई कहानी देखो, सेवा वाला ही सेव है, सेव है। अब ये दिमाग मत लाना कि सेवे काहे गिरा, हमसे वो क्वेश्चन कर रहा था ऑफलाइन क्लास में। हम पूछे क्या कि बता रहे थे कि जहाँ पे न्यूटन की कहानी तुम लोग सुना होगा, बैठे हुए पेड़ के नीचे सेब गिरा। अब उठ कर हमको कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछे क्या पूछना है, तो कहता ये बताइए सेबे काहे गिरा। अब बताइए, ठंडे प्रदेश में इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो वहाँ तुमको कोची गिरेगा, सिरफल गिरेगा, वहाँ धप धप, यह नहीं गिरेगा सेब। तो अब सेब का कहानी तो जानता है तुम सब कि सेब गिरा, तो सोचने लगे कि काहे नीचे गिरा, और इसके बारे में न्यूटन साहब ने बताया। तो नाम इससे नहीं हुआ कि सेब गिरा इससे नाम हो गया। उसके पहले कोई आदमी देखा होगा वहाँ पे, इनके पिताश्री देखे होंगे, पिताश्री के पिताश्री देखे होंगे कि सेब नीचे ही गिर रहा है। ये क्या किए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो मैथमेटिकल प्रूफ दिए ना, वही मील का पत्थर साबित हो गया। इसी के चलते समझिए कि बड़ी नाम हुआ। आज तक भी इसका कोई मैंने जो नियम निकाले थे यूनिवर्सल लॉ का, उसका कोई भी अभी अपवाद एक्सेप्शन नहीं है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अभी यहाँ पे जो है देखिए, दो बॉडीज बराबर बराबर है, ह्यूज बॉडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अर्थ है और ये स्मॉल बॉडी है, तो इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ रही है मेरे भाई। इनके पहले ग्रेविटेशन के बारे में भास्कराचार्य ने बताया था। भास्कराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, कैलकुलस के बारे में, अलजबरा के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने भी डील किया था। इनके जन्म के 500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। किने का? भास्कराचार्य का। भारत वाला बड़ी इंटेलिजेंट ना होता है, नाम नहीं कमा पाता है, अलग की बात है, समझ रहे हैं। देखिए भास्कराचार्य का चेहरा देख लीजिए मेरे भाई। भास्कराचार्य जो थे, ये थे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, समझ रहे ना। इन्होंने किसके बारे में बताया था, थोड़ा देखो, 500 साल पहले, न्यूटन के 500 साल पहले इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने मैथमेटिक्स में लिखा था, एस्ट्रोनॉमी में भी इनकी जानकारी थी, अर्थमेटिक में, अलजबरा में भी, बहुत कैलकुलस में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको जानकारी थी, जिसके बारे में बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा था। 500 साल बाद ये इनका जन्म हुआ। अब इन्होंने क्या किया, जब अपने टाइम पीरियड में जितना इनको जीवन मिला उसमें अपना काम किया, और काम में मैथमेटिकल प्रूफ जो दे दिया, वही समझिए कि मील का पत्थर साबित हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, अब इसमें आप हेडिंग दे सकते हैं। हालांकि देखो 9th क्लास में पढ़ा है मेरे भाई। अब पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें बेसिक ही मिलेगा। तुम तो उसमें अब जेई मेंस का, जेई एडवांस का, और उसके बाद नीट का तो क्वेश्चन उसमें बनेगा नहीं, लेकिन वो चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो आप हेडिंग दे सकते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लिख लो, हेडिंग दे दो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेडिंग दे दो टक पटक। अब देखो इसमें समझेंगे पहले कि ये क्या होता है, ये टॉपिक क्या कहता है। अभी बेसिक पढ़ेंगे, कोई विस्तार कोई डिटेल पढ़ने वाले नहीं है, कहाँ से आया कौन सी आया, थोड़ा बहुत जो जानकारी दिया जाएगा बेसिक चीज़ों के बारे में,
लास्ट चैप्टर 8वां चैप्टर पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में, उसमें चलेंगे तो और उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन उसमें करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो बेसिक में कह रहा है उसके बारे में समझिए। यहाँ देखो कोई दो बॉडीज हैं, मान लो कोई बॉडी ए है, अनदर बॉडी बी है। देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है, हैविंग द मासेस m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज r एंड द अप्लाइड फोर्स बिटवीन बोथ बॉडीज इज f। दो बॉडी हैं ए एंड बी, ए का मास है m1, बी का मास है m2, बीच का डिस्टेंस है r, और दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है f, ठीक है। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स नॉट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, क्योंकि दो मासेज के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है। चार्ज होता, मैग्नेट होता तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल अट्रैक्शन भी होता और रिपल्सन भी होता, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मास की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम जो कहता है यूनिवर्सल लॉ में कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। दोनों मास हैं, ए और बी का जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि जब मास बढ़ाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटाएगा तो फोर्स घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में, इधर 2 को बढ़ा दिया तो उसी का रेशियो में 2 ये भी डबल लिया जाएगा, इधर 4 गुना कर दिया तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, इधर 6 टाइम्स तो ये भी 6 टाइम्स। मैंने कहने का मतलब सेम रेशियो में जैसे जैसे तुम मास बढ़ाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। अब बकरी बढ़ गई तो उसका जाहिर सी बात है कि बकरी बढ़ जाएगी, उसका मास बढ़ेगा, उसका फोर्स बढ़ेगा। साइकिल से ले जाकर धक्का मार दिया किसी को, ठीक है, और बुलेट से ले जाकर धक्का मार दिया, दोनों का फोर्स क्या लगेगा? अरे भाई मेरे मास बढ़ने के चलते वहाँ पे जो उसका फोर्स हो गया है बढ़ गया है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। इसमें सेकंड लॉ क्या था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएगा वैसे वैसे फोर्स घटाएगा। किसी चीज़ में डिस्टेंस बढ़ता है, मैग्नेटिक फोर्स में भी वही होता है। 2 को मैग्नेट ले लो, नज़दीक रखेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तनी दूर करेगा फोर्स कम हो गया, तनी दूर करेगा ढेर दूर कर दिया फोर्स खत्म, समझ रहे ना। इसका मतलब जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाएगा, इन्वर्सली का कोई साइन नहीं होता है देवता, ना तो कहोगे यहाँ साइंटिस्ट का काका बैठा होगा, कहेगा इन्वर्सली का साइन देवे नहीं किया। बट्टा के नीचे है ना, बाई के नीचे, तो जब बाई के नीचे हो जाएगा तो उसको इन्वर्सली पढ़ा जाता है। तो बट्टा के नीचे मतलब आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू, अब देखो इसका वैल्यू आर का वैल्यू 1 रखो, तो जब 1 रखेगा तो 1/r² है ना, देखो इधर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेगा, तो जब 1 का यहाँ स्क्वायर लिखेगा 1/1 का स्क्वायर तो कितना आया? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। लेकिन 2 रख देगा तो फटाक से और वैल्यू घट जाएगा, देखो इधर 2 रख दो तो 2 दूनी का क्या हो गया 4, यहाँ 2 2 4 हुआ मेरे भाई, डिवाइड करेगा तो कितना होगा 0.25, बहुत कम आ गया। कहने का मतलब है डिस्टेंस की वैल्यू हमने बढ़ा दिया, 1 के जगह 2 रखा तो यहाँ देखो f का जो वैल्यू आया वो छोटा हो गया। तो याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, और इन्वर्सली में होता है कि डिस्टेंस बढ़ाएगा तो फोर्स क्या होगा मेरे भाई? घटेगा। समझ में आ रही है? ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। चलो ऊपर चलो, ऊपर 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 चलने का, ठीक है। अब इसमें देखो फ्रॉम, ध्यान से देखने का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे तो हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बटा के ऊपर लेके चल जाओ, ठीक है, और ये बटा के नीचे आ गया, ठीक है। एक आया बटा के ऊपर, दूसरा आया बटा के नीचे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा देवता, इक्वल टू का साइन लगेगा। अब बगल में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो जी लिख दो, जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हो गया? इसको कहा जाता है जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का जो वैल्यू है, मैंने जी जो कांस्टेंट है वो न्यूटन ने दिया था, लेकिन जी का जो वैल्यू निकाला था वो हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। नहीं तो लड़का कहता है कि न्यूटन ने साहब ने निकाला था, तो ये दिमाग में नहीं आने का, ठीक है। वो 8वां नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे हम कि इसकी वैल्यू कैसे आती है। अभी बेसिक में है तो खाली समझ लो कि जी क्या है, तो इसको कहेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई। इसके बारे में लिखा था, समझाया था, प्रूफ किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश। लेकिन
न्यूटन साहब ने इतना निकाला, और जी जो है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इतना तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ों में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जिक्र करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने का, इसको और छोटा करने का वर्मा, जिसको उतारना होगा इधर से उतार लेना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेने का और इतना उतार लेने का। अभी हम पढ़ा रही है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्या पढ़ा रही है? प्रॉपर्टीज़। तो आप हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर जिक्र करते जाएंगे और तुमको लिखना होगा तो तुम लिखते जाएगा। ठीक है, पहला है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है मेरे भाई? सेंट्रल फोर्स माने होता है कि कोई भी दो बॉडी जो होता है, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। दूसरी चीज क्या है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ध्यान से समझते जाओ, कोई दो बॉडीज एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो इसको हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। दूसरा होता है ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि कभी समाप्त नहीं होता है, जहाँ है सुरक्षित रहेगा। अब तुम कहीं पे फोर्स लगा कौन चीज़ को खींच रहा है, कस के खींच रहा है, तो क्या होगा? तुम हाफेगा, तुम्हारा एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, पृथ्वी जब किसी चीज़ को खींचती है तो एनर्जी का लॉस होता है। जाकर 3 तला पर से कूदेगा, फटाक से नीचे का धोप देना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा 2 मिनट में। अच्छा मान लो नहीं हुआ, ये 3 तला पर से कूदा, एगो टंगड़ी टूट गया, क्या कर रहा है, फिर जा कहेगा अच्छा हो सकता है कि पृथ्वी का थोड़ा सा ताकतवा कमजोर हो गया होगा, फोर्सवा कमजोर हो गया होगा। क्या है? तो एक बार पृथ्वी टानी है, दोबारा कूद के देखो, दोबारा दूसरा टंगड़ी टूट लिया, कहेगा वाह बराबर फोर्स से खींची एक आदमी ना। अच्छा लग रहा है कि और हमको लगता है कि थोड़ा सा फोर्स अब कम हो गया होगा, अब की जाके कूदा, हैप्पी बर्थडे हो गया, तब तो पता चला अगले जन्म में बार। ठीक है, अर्थ भी उतना ही फोर्स से खींचता है, बार बार जितना बार कूदेगा उतना ही फोर्स से खींचेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो फोर्स है ना वो तो खत्म होएगा। एक बार किसी चीज़ को मजबूती से खींच देगा, दूसरा बार कहेगा हाँ क्या है, तो भाई अभी फोर्स मेरा घट गया है, थोड़ी देर के बाद अभी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी डाउन हो गया है। अर्थ का एनर्जी डाउन नहीं होता है, कूद के देख लेना, समझ ना, कूदना मत, प्रैक्टिकल मत करना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हई जो है सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ लगता है, कंजर्वेटिव है, कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा सुरक्षित रहता है। तीसरा हो गया कि अगर दो बॉडीज है, माने दिस फोर्स इज अप्लाइड इनटू बिटवीन ओनली 2 बॉडीज, दिस फोर्स इज अप्लाइड ओनली 2 बॉडीज। अगर मान लो कोई माने ये जो है दो बॉडीज के बीच में ही लगता है, अगर कोई तीसरा बॉडी इसके बीच में आ गया यहाँ पे, तो इसके आने से दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ध्यान से समझने का, यहाँ दो बॉडीज हैं, दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर कोई तीसरी बॉडी उसमें एंट्री मार दे, ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच में एंट्री मारने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझिए कि एकदम लैला मजनू वाला मोहब्बत चल रहा है, लैला मजनू। ठीक है, यहाँ है मजनू, यहाँ है लैला, बीच में मारा एंट्री बैला, तो बैला के आने से लैला और मजनू के मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमेशा दो बॉडी के बीच में एकदम बढ़िया से फोर्स लगता रहेगा, तीसरे के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो समझ गया मेरे भाई। आगे चलो, लैला बैला की कहानी खत्म, इसको और छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा लास्ट में प्रॉपर्टी हम लिखवा देंगे, घबराओ मत अभी समझने का पहले। सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है, दो बॉडीज हैं, तीसरे के आने से दो बॉडी के अप्लाइड फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा में आ जाइए। चौथा में क्या होता है कि जैसे मान लो ये मतलब इसके बटा में देख लो क्या है, अभी फॉर्मूला क्या लिखे हैं, F = G m1 m2 अब बटा में r²। तो इसको कह सकते हैं माने यह स्क्वायर इनवर्स रूल का फॉलो करता है। मतलब स्क्वायर इनवर्स रूल क्या होता है, स्क्वायर है और 1 के बटा में r है, जिसके बटा में ऐसे लिखा हो तो उसको कह सकते हैं स्क्वायर इनवर्स रूल। समझ रहे ना, स्क्वायर भी है और बटा में आने के चलते तो आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्क्वायर इनवर्स रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चीज़ में। होता क्या है, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट से पूछा गया, चाहे लोगों से पूछा जाता है कि अर्थ किसी बॉडी को क्यों खींचती है, तो अलग अलग थ्योरी देता है सब, कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को ना कहा गया कि खींच रहा है तो उसका नाम रख दिया,
खींचने वाला जो फोर्स है उसी का नाम रख दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी का नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। खींच काहे रहा है? तो बहुत सारे लोग आए अपना अपना थ्योरी दे दिए। एक साइंटिस्ट आ गए विलियम गिलबर्ट, उन्होंने कहा अर्थ के नीचे बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, ह्यूज मैग्नेट दबा हुआ है, इसी का इफेक्ट धरातल के ऊपर आता है, पृथ्वी के ऊपर आता है, किसी बॉडी खींचती है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने कहा कि ये गलत थ्योरी है, कह दिया क्या चीज कि अर्थ घूमती है, उसके अंदर लिक्विफाइड फॉर्म में सारे मेटल्स हैं, जब अर्थ घूमती है तो मेटल भी घूमता है, उसके चलते क्या होता है, इफेक्ट पैदा होता है, और इफेक्ट बाहर आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बहुत सारे तथ्य है लेकिन सबको नेग्लेक्ट किया गया। कुछ ऐसे थ्योरी इसमें दिया गया जो कि अभी भी इमेजिनरी है, माने कल्पना ही मात्र है, वैसे ये नहीं है कि वो रियल हो गया। क्या बताया था साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, कि अगर कोई एक अर्थ है और यहाँ पे दूसरा कोई प्लैनेट है, चाहे दो प्लैनेट्स हैं, इसके बीच में अट्रैक्शन क्यों लगता है? तो होता क्या है कि एक प्लैनेट से, मान लो कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे कुछ इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब होता है ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। सम इनविजिबल पार्टिकल्स ट्रांसफर वन प्लैनेट टू अनदर, ठीक है, और दूसरे से भी पहले पर ट्रांसफर होता रहता है, इस तरीके से आते आने का जाने का। इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, और दूसरा चीज इमेजिनरी भी है, मैंने समझिए कि माना गया है। तो आ रहा है जो जा रहा है, इसी के चलते दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, और उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। जो पार्टिकल आते जाते हैं उस पार्टिकल का नाम है ग्रेविटन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रेविटन बोलते हैं। फिर से समझ लेते हैं, दो बॉडीज हैं प्लैनेट में, प्लैनेट के या कहो कि दो प्लैनेट्स हैं या दो सैटेलाइट्स मान लो, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, चंद्रमा हो गया और दूसरे हो गए, उसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है। तो क्यों लगता है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार सम जो इनविजिबल पार्टिकल है, अदृश्य पार्टिकल है, ए से ए, वन बॉडी टू अनदर बॉडी आने जाने का काम होता है। उन पार्टिकल को हम कहते हैं ग्रेविटन। टन का मतलब होता है पार्टिकल, पर टन का मतलब ये होता है पार्टिकल, आयंस के रूप में ले लिया गया है, तो ये ग्रेविटन कहलाते हैं। तो याद रखना, कोई पूछेगा ग्रेविटन क्या है, तो कहे इमेजिनरी इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो कि यूनिवर्स में वन बॉडी टू अनदर बॉडी आने जाने के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो इसमें बहुत सारे और भी एक दो नियम है जिसको हम लोग आपको यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स क्या होता है मेरे भाई? कि लॉन्ग रेंज फोर्स जो होता है मतलब बहुत दूर तक लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी दूर तक लगता है और वीक होता है। याद रखना चाहिए कि ये जो फोर्स है वो नेचर का सबसे कमज़ोर फोर्स है। कहिए नहीं सर बहुत दूर तक लग रहा है, आपने कहा बहुत दूर तक लग रहा है, तो बहुत दूर तक लगता है लेकिन कमज़ोर होता है। कैसे? यहाँ देखो तो हम इस चीज़ को अगर छोड़ें इस तरह से ऐसे, तो फटाक से ना गिर रहा है। गिर क्यों रहा है? अर्थ खींच रही है किसी चीज़ को। हाथ में भी कुछ अट्रैक्शन है, इसका भी कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों का अट्रैक्शन अर्थ के सामने नेग्लिजिबल हो गया। और अर्थ किसी चीज़ को खींच रही है तो इसका फोर्स कमज़ोर हो गया, ये फटाक से ना नीचे गिर रहा है। लेकिन सोचो कि ये इस मैग्नेट का होता, ये लोहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन अगर इस तरह से छोड़ देते तो क्या मैग्नेट से ये छोड़ देता? इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा मजबूत होता है। आप समझ सकते हैं, जब आप पृथ्वी पर से, अर्थ पर से पैर उठाते हैं तो खूब बढ़िया से ऐसे उठा के काम कर लेते हैं, खूब बढ़िया से चलते रहते हैं। अर्थ किसी चीज़ को खींच रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम टंगड़ी उठा रहा है, कैसे टंगड़ी उठा रहा है, तो उठा रहा है तो क्या अपोजिट, फिर भी तुमको भार महसूस नहीं होता है। लेकिन चुंबक का जूता पहना दो मैग्नेट का, लोहा का फर्श बना दीजिए सर पे, उठाओ इधर, तो किडनी में कंपन हो जाएगा तुरंत है। इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग रेंज तक, दूर तक काम करेगा लेकिन वीक है। और कोई आपसे ये भी पूछे कि फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर 4 होते हैं, उसमें सबसे कमज़ोर कौन है, तो सीधा सीधी कहना है कि आपको ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता है। ये नहीं बोलना है कि नहीं सर है वीक फोर्स है ना, ये सबसे कमज़ोर होता है। वीक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से मजबूत होता है। नाम है वीक फोर्स लेकिन होता है मजबूत। ये तो हम सब बता दिए हैं कि सेंट्रल फोर्स है, ये दो बॉडीज़ के चलते इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने दो बॉडीज़ के में लगता है, बीच में किसी का आने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। छोटे छोटे बॉडीज़ के लिए नेग्लिजिबल है। लॉन्ग रेंज फोर्स है
और उसके बाद ये अट्रैक्टिव होता है बता चुके हैं, और कंजर्वेटिव होता है ये भी बता चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है। अब इसको जाकर बढ़िया से बैठ के आप लोग फेयर करिए, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।